नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। पीटी न्यूज़ अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, आज हम एक डे पे बात करेंगे और उस डे का नाम है नेशनल पंचायती राज डे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। रिलेटेड आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इन सब चीज़ों से ये हमारा रिलेटेड है। कब मनाया जाता है, क्या है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सब कुछ जानेंगे और बिल्कुल ब्रीफ में जानेंगे। ब्रीफ मतलब संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। फिर कभी समय मिला तो एक ये पूरा का पूरा टॉपिक है संविधान के अंदर में अपने आप, राइट। पूरा का पूरा 243 आर्टिकल से शुरू होता है और आगे चलता जाता है, पार्ट 9 तक है। चलिए, अब ये वो न्यूज़ है जो अभी हाल फिलहाल 23 अप्रैल को पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसकी साइट पर रिलीज हुई। इंडिया टू कॉमेमोरेट 12th नेशनल पंचायती राज Day virtually on 24th April 2021. Right? For the first time, Prime Minister transferred the award grants in aid directly to the bank account of panchayats concerned in the real time. और साथ ही साथ ये स्कीम उन्होंने, यानी ये जो दिन है, उन्होंने एक स्कीम को डेडिकेट किया, दैट इज नॉन एज स्वामित्व स्कीम, राइट। तो ये पूरा खबर था, इसको हम देखते हैं। आइए इन बिंदुओं में हम इसकी चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों। अगर आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन पे देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप लैंडस्केप मोड में देखें, ताकि आपको जो ये प्रॉपर लिखा हुआ है ये पूरा समझ में आए। अगर आप इसे सिंपली ऐसे देखेंगे, राइट, तो उसमें हो सकता है कि आपको वर्ड्स काफ़ी छोटे छोटे नज़र आए, समझ में ना आए। इसलिए आप उस फ़ोन को अपने रोटेट करके अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही मतलब क्लियर दिखाई देगा। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है, नेशनल पंचायती राज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये कौन सा एडिशन था सर, ये 12वां एडिशन था। पहला एडिशन कब मनाया गया, 12 साल घटा लो, दैट इज 2010 में पहली बार इसे मनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज बीन अवार्डिंग द बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत स्टेट्स यूटीज अक्रॉस द कंट्री इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर गुड वर्क। तो ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय, इनको बहुत सारी चीज़ों में राज्यों के लेवल पे, केंद्र शासित प्रदेश के लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो है अवार्ड्स दिए जाते हैं इनके अच्छे काम के लिए। क्योंकि महात्मा गांधी जी की अगर माने तो महात्मा गांधी का कहना है कि भारत का दिल कहाँ बसता है, तो भारत का जो दिल है वो उसके गाँव में बसता है, राइट। तो भारत की जो पहचान है वो उसके गाँव से है, ये महात्मा गांधी जी का कथन था। तो लगे हाँ, तो सोचा क्यों ना बता दिया जाए। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत्स and Article 246 empowered the state to legislate any subject on third tier governance। बेसिकली जो 3 tier गवर्नेंस है उसमें सबसे पहला आपका आता है सेंट्रल टीयर 1, फिर आता है आपका स्टेट गवर्नेंस टीयर 2 और फिर आता है लोकल गवर्नेंस टीयर 3, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, ये सब। तो टीयर 3 गवर्नेंस में यानी थर्ड टियर गवर्नेंस में आर्टिकल 40 और आर्टिकल 246 इसकी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक बात। दूसरी बात क्या कि ये पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थान, ये कब बनाया गया, तो इसको पूरी तरीके से बनाया तो बहुत पहले ही गया था, मतलब एक वर्चुअली तौर पे काम कर रहा था, लेकिन प्रॉपर जो कानूनी आधिकारिक और एक तरीके से कह लीजिए संवैधानिक रूप से जो पहली बार इसे लाया गया पिक्चर में, वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत लाया गया। इसके बाद फिर 74th अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ 1993। इसमें क्या हुआ, ये म्यूनसिपैलिटीज वगैरह को दे दिया गया, ये वाला प्रॉपर पंचायत को था 73rd वाला। बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज ग्राम सभा विलेजेस कंप्रोमाइजिंग ऑल द अडल्ट मेंबर्स रजिस्टर्ड एज अ वोटर्स, ये आर्टिकल 243 बी का क्लॉज 2 है। आर्टिकल 243 माफ कीजिएगा सी, आर्टिकल 243 सी का क्लॉज 2 है ये, कि जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जो बेसिक यूनिट है वो उसकी ग्राम सभा है, और उसमें वो सारे मतलब एडल्ट मेंबर्स जो होते हैं वोटर्स के तौर पे रजिस्टर्ड किए जाते हैं। सीट एट ऑल लेवल्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, यूनिफॉर्म 5-year टर्म एंड इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू बॉडीज टू बी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। और अगर 5 साल से पहले कोई टर्म लोकल गवर्नेंस पे एक्सपायर हो जाती है तो 6 महीने के भीतर भीतर जो है दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इन ईच स्टेट फॉर सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतलब कि पंचायतों के इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देखेगा, उसे वहां का स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा, राइट, SECI। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार स्टेटमेंट बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। PRI ऑल्सो एम्पावर टू स्टैब्लिश SFC स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिससे कि उसे
पर्याप्त मात्रा में सारे फाइनेंस रिसोर्सेज पंचायतों को और म्यूनसिपैलिटीज को दिए जा सकें। हालांकि पार्लियामेंट हैज एक्सटेंडेड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 टू 5th शेड्यूल एरियाज थ्रू एन एक्ट कॉल्ड पेशा, यानी प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज 1996। इस पे कभी बाद में बात करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ये पेशा एक्ट 1996। तो बाद में आके सरकारों को लगा, तो मतलब संसद ने इसमें जो इसके सारे प्रोविजंस थे पार्ट 9 में, ध्यान रखेगा ये लोकल गवर्नेंस के सारे किसमें पार्ट 9, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये एक वर्ड जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दैट इज कॉल्ड एज पंचायत। एट प्रेजेंट 10 स्टेट जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना, इन सब के पास 5th शेड्यूल एरिया है FSA। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए आपका पहला सवाल कि 5th शेड्यूल एरिया का गवर्नेंस किसके हाथों में होता है? हु हैज बीन इंचार्ज फॉर द गवर्नेंस इन द 5th शेड्यूल्ड एरियाज? बताइएगा, कमेंट थ्रेड में आपका स्वागत है। दूसरा कि सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करने वाला भारत में पहला स्टेट कौन सा था? विच इज द फर्स्ट स्टेट्स टू अडॉप्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? ये आपका दूसरा सवाल है। तीसरा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992? 73वें संशोधन के तहत, कानून के तहत 1992 के तहत उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट। और कौन सी कमेटी जो थी, चौथा सवाल, 4 सवाल लगे, हाँ तो आपसे पूछ लेते हैं, कौन सी कमेटी जो थी जिन्होंने फेवर किया था 73rd एक्ट 1992 को? ये चारों के चारों जवाब आप बता दीजिए। ये है आपका रिलेटेड नेशनल पंचायती राज दिवस से। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बताइए ज़रूर। राइट। यहाँ पे अगर किसी को जानकारी लेनी है तो PIB की साइट पे जाके आप यहाँ पे स्वामित्व स्कीम और इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं। राइट। जैसे इसमें पहली बार प्रधानमंत्री जी ने इस बार ग्रांट्स इन एड दिए डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पंचायत कंसर्न इन द रियल टाइम। राइट। चलिए, ये था पिछला क्विज नंबर 16। कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अटल इनोवेशन मिशन प्राइम। राइट। ये हमने पिछले लेक्चर में एम प्राइम की बात की थी। इट एम टू फोस्टर द डीप टेक्नोलॉजी आइडियाज थ्रू ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस प्रोग्राम के तहत क्या था कि एंटरप्रेन्योर्स ट्रेन किए जाएंगे और उनके अंदर डीप टेक्नोलॉजी जैसी जो आइडियाज है वो दी जाएंगी। 1 साल का उनका टर्म पीरियड रहेगा ट्रेनिंग का, याद कीजिए पिछला लेक्चर। दूसरा स्टेटमेंट, नीति आयोग कोलैबोरेटेड विद द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये गलत है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत नहीं गए हैं, वो लोग गए हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, उन्होंने कोलैबोरेट किया है। वीपो के साथ उन्होंने कोलैबोरेट नहीं किया है, तो ध्यान रखना है आपको। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, तो कौन सा सही है? तो पहला वाला सही है। क्लियर? चलिए, यह है 17वां आज के लिए आपका सवाल। इसका जो जवाब है हम अगले लेक्चर में देंगे। कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम पे इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा वाक्य सही है? पहला, इट एम टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। राइट, कि ये एक तरीके से प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन देता है ग्रामीण भारत के लिए। दूसरा, दिस स्कीम इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड सर्वे ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अपने आंसर्स को जरूर लॉक कीजिएगा, कमेंट थ्रेड में जरूर आंसर कीजिएगा। पॉजिटिव कमेंट्स करिए, पॉजिटिव रहिए, मतलब कोविड पॉजिटिव नहीं रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोविड पॉजिटिव रहें, आप मेंटली पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें भी हाल फिलहाल के लिए। समय है, पास हो जाएगा। आप में से कई लोग अनसर्टेन सा फील कर रहे होंगे, कई लोग ये सोच रहे होंगे यार हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, राइट, जब कुछ हो ही नहीं पा रहा है आगे, तो कुछ फ्यूचर आगे क्लियर ही नहीं है। तो ये मैं आपको बता के चलता हूँ कि मोर देन 95% ऐसा ही सोच रहे हैं, राइट। तो अभी थोड़ी सी स्थिति गंभीर है, घर में रहें जितना हो सके। मैं जहाँ पे ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके ठीक सामने से मतलब ये मेरी जो बिल्डिंग है इसके ठीक सामने रोड है, और रोड से लगातार मतलब हर 3 घंटे में मैं देख रहा हूँ कि एम्बुलेंस जूं जूं करके आ जा रही है। तो बहुत ही मतलब सिचुएशन क्रिटिकल है। डरा नहीं रहा अभी मैं आपको, बस इतना कह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 2 गज दूरी, पढ़ाई भी है ज़रूरी, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रहिए, सब कुछ सही होगा। धीरे धीरे हम इस फेज को भी हरा देंगे, ये जो सेकेंड वेव है ना इसको भी हरा दिया जाएगा। चलिए, तो ये आपके लिए ये सवाल था, आप इसको ज़रूर कमेंट थ्रेड में आंसर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ सेशन को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। इकोनॉमिक क्रैकर का कॉम्बो कोर्स 8 मई से शुरू हो रहा है, अपने आप को एनरोल कीजिए, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए और करते चलिए।
पीटी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है, बहुत बढ़िया है। आइए अपने आप को एनरोल कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। करंट अफेयर्स की एनुअल कंपाइलेशन आ चुकी है, साथ ही साथ बुक स्टोर पे जाके पढ़िए। रिवीजन टाइम हाई है, बहुत अच्छा और बहुत ही एक तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त कंपाइलेशन है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, हम इसी तरीके से वंडरफुल रिसोर्सेज आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।